नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अफीम की पौध उगाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अफीम के पौधे को कब्जे में लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। चर्च कंपाउंड में जगह जगह ये खेती की जा रही थी। हरियाणा के अंबाला में चर्च परिसर में अफीम की पौधा लगाने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से मौजूद अफीम के पौधे और उसको उगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। वहीं सभी अफीम के पौधों को कब्जे में ले लिया गया है। महेशनगर के थाना के एएसआई अजित पाल ने बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जगाधरी रोड स्थित एक चर्च पर रेड की। एक अंकित शर्मा नाम का लड़का है जो मालिया काम करता है, जो बीटल इंडियन चर्च है खुड्डा के पास। उस चर्च के अंदर उसने परिसर के अंदर अफीम की खेती कर रखी है वहाँ। तो उसके बाद सीनियर अफसर अंबाला की हिदायत अनुसार हमने वहाँ पे जो राजपत्रित अधिकारी है उनके साथ वहाँ मौके पर जाकर वहाँ से बरामद किए जो 80 पौधे बरामद हुए हैं वहाँ से। तो उसमें एफआईआर लॉन्च कर ली गई और अंकित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ। कल हमें सूचना मिली थी एक अंकित शर्मा नाम का लड़का है जो मालिया काम करता है, जो बीटल इंडियन चर्च है खुड्डा के पास। उस चर्च के अंदर उसने परिसर के अंदर। और कैथल के कसौर गांव में रहने एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नोटिस देने पहुंची पुलिस की टीम पर कई लोगों ने हमला कर दिया। ये घटना 22 मार्च की है, जब रामथली पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल विजेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ गांव के एक आरोपी को नोटिस देने गए थे। पुलिस के अनुसार ये नोटिस एक पुराने मारपीट के मामले में जांच के लिए जारी किया गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ पुलिस का विरोध किया बल्कि उनके साथ हिंसक व्यवहार भी किया। एसआई भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। कल पुलिस के द्वारा कैथल जिले के अंदर गांव कसौर के अंदर एक नोटिस देने के लिए गई हुई और टीम पर हमला हुआ। उस हमले को लेकर क्या बात थी, क्या जानकारी थी, वो बातचीत आज हमारे साथ गुला थाने के आईओ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला था और किन मामलों को तहत लेकर जो बातचीत लड़ाई झगड़े हुई और क्या उनसे जो मामला था वो पूरा मामला उनसे जानेंगे। पहले तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एसआई भूपेंद्र सिंह, 831 केटीएल, थाना गुला में बतौर अनुसंधानकर्ता तैनात हूँ। कल दिनांक 22/3/2025 को हमारे हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, उसके पास कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उसको लेकर के किशोर गांव में गए थे और 2 कर्मचारी और भी थे उनके साथ। जैसे ही वो बिंटू का आरोपी का पता करके उनके घर पे पहुंचे नोटिस देने के लिए, तो नोटिस लेने से उन्होंने मना कर दिया। जब उनको कहा गया कि भाई आप चौकी में आइए नोटिस दीजिए, तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया उनको और फिर मार पिटाई भी कर दी। और उसके बाद उनकी घरवाली थी और भी मतलब 5-6 लोग उसके निपट गए, जिसकी वीडियोग्राफी भी बनाई हुई है। जो दूसरे कर्मचारी थे उन्होंने वीडियोग्राफी भी की हुई है। अब वर्दी को लेकर भी सवाल उठता है कि ऐसा भी मामला सुनने में आया है कि जो पुलिस किया है उस पे भी हाथ डाला गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर इस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है तो आम व्यक्ति के लिए किस तरह से ये सेफ का काम रहेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि भाई पुलिस का कोऑपरेट करना चाहिए पब्लिक को। हर एंगल से कोऑपरेट करे तभी पुलिस भी सहयोग कर पाएगी। अगर पब्लिक ही नहीं करेगी तो पुलिस ने तो चलो करना ही है, फिर भी पुलिस तो करती ही है। कितने लोगों पर अब तक मामला दर्ज हो गया है और किन किन धाराओं के तहत है और उनके क्या क्या नाम है? 5-6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला, और बिंटू है, सुमन है, इस प्रकार से। और इसका जो अनुसंधान है चौकी इंचार्ज मनीष जी द्वारा किया जा रहा है। कैथल से न्यूज इंडिया के साथ शंकी जिंदल की रिपोर्ट। और करनाल बांट मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के पुरी से खबर आपको बता रहे हैं। तो पंजाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार का विरोध किया है। करनाल बांट मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी
बीजेपी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। घिनौनी हरकत हुई है पटियाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। एनएचएम कर्मचारियों ने घेराव किया है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने कर्मचारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ये तस्वीर हम आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाएंगे। किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। सीएम आवास को घेरने की जो है कोशिश वो की गई। इस दौरान ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो है सीएम आवास को घेरने का प्रयास किया गया कुरुक्षेत्र में, और एनएचएम कर्मचारियों ने घेराव करने की कोशिश की। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता माखन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। माखन, ये क्या पूरा मामला रहा है जिसको लेकर के सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े और साथ के साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया? देखिए, सुबह से ही जो कर्मचारी थे ताऊ देवीलाल पार्क में एकत्रित होने शुरू हो गए थे और राज्य के भिन्न जिलों से जो कर्मचारी थे यहाँ लगभग 2000 की संख्या में यहाँ पर पहुंच गए थे। उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे के लगभग वो सीएम आवास का घेराव करने के लिए जैसे ही पहुंचे तो पहले लेयर की जो बैरिकेडिंग थी वहां पर रोक लिया गया उनको। कुछ चुनिंदा जो प्रतिनिधि थे, इनके एनएचएम प्रतिनिधि थे, वो सीएम के प्रतिनिधि से बात करने के लिए अंदर गए तो पहले दौर की जो वार्ता थी वो असफल हो गई, जिसके बाद दोबारा फिर एनएचएम के जो नेता लोग थे उनको अंदर फिर बुलाया गया। अभी वार्ता चल ही रही थी, किसी ने जो माइक के ऊपर अनाउंस कर दिया कि बैरिकेड तोड़कर हमें सीएम का जो कैंप ऑफिस है उसको हमें घेराव करना है। और जितने भी लोग थे वो एकदम उग्र हो गए और उन्होंने जो बैरिकेड थे वो तोड़ दिए। हालांकि पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था की हुई थी, पूरी व्यवस्था को धक्का बताते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए जैसे ही वो आगे बढ़े तो तुरंत वहां पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद जब जो धरना वाले लोग थे, एनएचएम कर्मचारी थे, वो नहीं रुके तो सीएम आवास के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए तो वहां पर जो टीयर गैस के 2 या 3 फायर किए गए। उसके बाद जो बात हुई तो डीएसपी थे वहां पर, डीएसपी को के साथ उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी तो डीएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। हालांकि ज्यादा लाठीचार्ज नहीं हुआ, 1-2 लाठियां बाजी गई। उसके बाद सारा खुद मौके पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए, डीसी नेहा जी पहुंच गए और उन्होंने आके पूरी स्थिति पर अपनी नजर बनाते हुए पूरे मोर्चे को संभाला। लिखित में एक आश्वासन वो मांग रहे थे जो एनएचएम कर्मचारी थे कि हमें लिखित में आश्वासन दीजिए कि हमारी जो मीटिंग है वो सीएम से करवा दी जाएगी। डीसी ने आकर उपायुक्त महोदय ने आकर यहाँ पर जो पूरी स्थिति को संभालते हुए, नाजुकता देखते हुए
उसकी जो उनको लिखित में आश्वासन दे दिया, तब जाकर कहीं ये सारा मामला पटाक्षेप हुआ। उनकी एक मांग, उसके बाद उन्होंने एक मांग और रख दी कि जिस डीएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था उसके खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। परंतु मौके की नजाकत को समझते हुए आश्वासन देकर जितने भी वहां पर एनएचएम के कर्मचारी थे वो उनको समझा बुझाकर वहां से भेज दिया गया। अब एनएचएम कर्मचारी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में, उन्होंने वादा किया था एनएचएम कर्मचारियों को लेकर के, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं वादा खिलाफी का आरोप एनएचएम कर्मचारी वर्तमान सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा आरोप लगा था हरियाणा सरकार के ऊपर कि जैसे 22 दिन पहले इनका धरना चला था, हरियाणा सरकार ने इनको आश्वासन बहुत जो दिया था कि आपकी जो वेतन है वो 7वां वेतन पे आयोग के अनुसार कर दिया जाएगा और इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन बनकर रह गया था, जिसके विरोध स्वरूप आज ये पूरे हरियाणा के सभी जिलों से जो एनएचएम कर्मचारी थे लगभग 2000 की संख्या में, तो वो कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए और सीएम आवास को उन्होंने घेरा। जी अब इसको लेकर के किसी राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है क्या? कांग्रेस के किसी नेता का कोई बयान सामने आया? नहीं, अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी धीरे धीरे देखिए ये चिंगारी सुलझेगी, आग का रूप लेगी, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया माखन शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो एनएचएम कर्मचारियों ने घेराव करने की कोशिश की, हालांकि समझा बुझाकर उन सभी को वापस भेज दिया है। आपको ये भी बता दें कि 7वां वेतन की मांग को लेकर के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम आवास को घेरने का प्रयास किया गया, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया और साथ के साथ आंसू गैस की गोली भी दागे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। और भटिंडा के कस्बा मोड़ मंडी में नहर में फेंकी गई लड़की के कत्ल के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आज मंडी वासियों ने दुकान बंद करके कैंडल मार्च निकाला। नेताओं ने कहा कि पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है, सीसीटीवी और सीजीआर जानकारी परिवार से साझा नहीं की गई। उन्होंने कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ और प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने एचपीयू के कुलपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। परीक्षाओं में पारदर्शिता के साथ साथ समय पर परिणाम निकालने के कार्य पर पीएचयू को विशेष सराहना मिली। इस संबंध में शिमला में पीएचयू द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर बंसल ने अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। का हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने रिवर्स कर दिया है। फाइनल ईयर के रिजल्ट जल्दी निकले तो फाइनल ईयर के हम ऑनलाइन इवैल्यूएशन को लेकर के इस बार हम वो कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फाइनल ईयर के रिजल्ट डिले ना हो, उन्होंने बाहर भी अप्लाई करना होता है और इधर उधर भी अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है। लगातार प्रो वाइस चांसलर साहब हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के एक कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन भी हैं। हमने पीछे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बैठक भी की थी और हमने उसमें सुनिश्चित भी किया कि
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ी बात है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमने फाइनेंस ऑफिसर को भी ये काम दिया था और एक तो रिजल्ट अभी आ ही गया है। हमने चाहा था, क्योंकि हमारे पास नोएडा में जो बहुत लंबे समय से एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग खाली पड़ी थी, वहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख रुपया हमारा खर्चा हो रहा था पर एनम। अब हमने उसको एनटी को दे दिया है एग्रीमेंट। शिमला स्थित माल रोड पर श्यामला एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में शिमला अगेंस्ट ड्रग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं पीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल एवं मेजर डॉक्टर ऋतुराज कालरा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि हिमाचल देवभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन नशे के प्रचलन से इस देवभूमि को मुक्त कराते हुए इसकी संभावना करनी है। देखिए, मुझे तो प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि अब इस पर प्रत्येक दिन चर्चा हो रही है और उस चर्चा के केंद्र बिंदु आप सभी लोग पत्रकार। इस नाते कि पहले मैं जब कुछ बोलता था तो एक आध जगह बात आती थी, अब तो रोज सब लोग बोल रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है कि जो नशा लोगों के घरों तक पहुंच गया था, अब उनको एहसास हो रहा है और वह उस नशे को अपने घर से दूर करना चाहते हैं। इस नाते प्रत्येक गांव से, घर से इस बात की आवाज उठ रही है और वास्तविकता भी यही है कि अगर हिमाचल को देव प्रदेश बनाना है तो नशे को हर स्थिति में दूर करना है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इसी बात को कहना पड़ेगा कि नशा भगाओ, हिमाचल बचाओ। और बिलासपुर में घुमारवी के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस जॉब फेयर का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। रोजगार के लिए युवाओं की खूब भीड़ उमड़ी। इस रोजगार मेले में देश भर की करीब 37 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि इस जॉब फेयर में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां पहुंची हैं। करीब 1500 युवाओं को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस मेले का एकमात्र लक्ष्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। पंद्रह 1500 युवाओं को नौकरी का लक्ष्य इस रोजगार मेले के जरिए रखा गया है। रोजगार के लिए उमड़ी है वहां श्रद्धालुओं। आपको बता दें, रोजगार के लिए वहां बेरोजगार युवाओं की भीड़ उमड़ी है। घुमरावी में जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, यानी जॉब मेले का आयोजन किया गया है। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 12वीं डिग्री कॉलेज में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें देश की बड़ी प्रतिष्ठित और रिनोन्ड कंपनीज, जिनकी संख्या लगभग 37 कंपनीज ने यहाँ अपना स्टॉल लगाए और बच्चों के इंटरव्यू लिए। और कुल मिला के टारगेट रखा गया है कि मोर देन 1500 बच्चे जो हैं आज यहाँ पे हायर किए जाएंगे। अभी 1200 के करीब की रजिस्ट्रेशन हुई है एंड होपफुली शाम तक जो है ये नंबर विल क्रॉस 2000 और आउट ऑफ 2000 1500 विल बी सिलेक्टेड। और अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही है, हर सेक्टर के हैं इसमें। जहाँ प्लेन ग्रेजुएट्स भी हायर कर रहे हैं, वहाँ पे ये अपनी मार्केटिंग के लिए +2 भी हैं, उनके लिए भी है, ITI होल्डर्स के लिए भी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी है, फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए। तो हर तरह के बच्चों के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ऑफ़र की गई हैं। और अभी सिटी ग्रुप के जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, इनकी तरफ से ये भी बच्चों को भरोसा दिलाया है कि इस सब के बावजूद भी अगर आपकी चॉइस कुछ डिफरेंट है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे अगर जॉब ऑफ़र नहीं हो रही है, तो आप अपना जो है वो हमें बता दें कि किस तरह की। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी और
कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना काम करने के लिए बहुत अच्छा, सुरक्षित और अनुकूल माहौल बनेगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया है। व्यापारियों को इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करकमलों द्वारा किया गया और इस योजना का उद्देश्य एक मुश्त निस्तारण है। इससे प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए बड़ा ही अच्छा, सुरक्षित और अनुकूल माहौल ये बनेगा। क्योंकि सोचते रहते हैं व्यापारी, भाई मेरे ऊपर ये तरीक लगनी है, उस तरीक पे जाना है। हमारे यहाँ एडवोकेट साथी बैठे हैं, उनके पास पहले ही फोन करना शुरू कर देते हैं, मेरी तारीख कब आएगी। फिर एडवोकेट साहब बताते हैं इस तारीख को आपने आना है, फिर अगली तारीख मिल जाती है, समाधान निकलता नहीं था, चक्कर काटते रहते थे। उस चक्करों से भी उनको एक बड़ी राहत देने का काम हमने किया है। और मुझे खुशी है कि अब करदाताओं की सुविधा के लिए हमने हरियाणा में जो अभी चर्चा भी की है, जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत किए जाने वाले पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक बार में ही किए जाएंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। इसका भी हमारे व्यापारियों को विभागों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसका भी लाभ हमारे व्यापारियों को मिलेगा। हम और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।